हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 31 कर रहे थे, अध्याय 31 आपका कर रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे आज हम इस वीडियो में कर लेते हैं। बाकी के अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान। ये आपका इग्नू BA का सब्जेक्ट है और कोड आपका BHD 106 या फिर EHD 06 है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, इसका लास्ट एक चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका बचा हुआ एक क्वेश्चन है, उसको आज कर लेते हैं। इसमें ये इसका लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, इसमें आपको इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इंटरनेट की उपयोगिता से आप वैसे भी भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन फिर भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास मैटर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर है, उत्तर है इसका, इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है या फिर जाल। ठीक है, जाल नेटवर्क को ही बोलते हैं। ठीक है, जाल जो नेटवर्क है इसी का हिंदी फॉर्म जाल होता है, जाल बोलते हैं। और ये विश्वव्यापी है। ठीक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ एक जाल की तरह है, एक नेटवर्क है। इसमें कई संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के सरकारी और निजी संगणक जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी सभी संगठन इससे जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए संगणक आपस में अंतरजाल नियमावली, इंटरनेट प्रोटोकॉल से बोलते हैं। ठीक है, अंतरजाल नियमावली को इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सभी जो आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं हों, गैर सरकारी हों, किसी विश्वविद्यालय हों, संगठन हों, ये अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कैसे करते हैं, जानकारी का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं, जिसे अंतरजाल कहते हैं, अंतरजाल नियमावली कहा जाता है हिंदी में। इंटरनेट के जरिए मिलने वाली सूचना और सेवाओं में अंतरजाल पृष्ठ, ईमेल और बातचीत सेवा प्रमुख है। ठीक है, इसमें मेन क्या क्या सेवाएं हैं, सूचना और सेवाओं के अंतरजाल में ईमेल से आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना, ईमेल का उपयोग करना। आज के टाइम में तो व्हाट्सएप यूज हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, सभी के नाम आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ठीक है, इस तरह की जो भी आप यूज करते हैं सबका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनके साथ साथ चलचित्र, संगीत, वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप का आदान प्रदान भी अंतरजाल के जरिए होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो हमारा देखेंगे, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही देखेंगे, या यूट्यूब पे कोई आप संगीत सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, ये भी इसी का एक माध्यम है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक आते आते कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में क्रांति के रूप में इंटरनेट का विस्तार हुआ है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आते आते इंटरनेट का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है, इसका काफ़ी यूज होने लग गया है। ठीक है, पूरी दुनिया में ही। वस्तुतः विश्व में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि सूचनाओं के आदान प्रदान विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक तीव्र गति से कम समय में हो सके। ठीक है, इस बात पर ही विचार विमर्श हो रहा है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से और जल्दी से जल्दी हो सके। आज के टाइम में भी अगर आप देखते हैं, अगर व्हाट्सएप आप कहीं भी हैं यूज कर रहे हैं, या फिर टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, या फेसबुक यूज कर रहे हैं, या ईमेल करते हैं किसी को, तो विद इन अ सेकेंड में आपका मैसेज उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसी तरह से आप अगर वीडियो कॉल का यूज करते हैं तो वीडियो कॉल करके आप उसे आमने सामने देख भी सकते हैं। ठीक है, नवीनतम सूचनाओं को
तत्काल प्राप्त करने और उन तक अपनी पहुंच बनाए रखना आज की आवश्यकता बन गई है। ठीक है, आज की आवश्यकता क्या है कि तुरंत जैसे भी कोई सूचना आती है वो तुरंत लोगों तक पहुंचे या तुरंत सभी को प्राप्त हो, ये एक आवश्यकता भी बन गई है। विश्व में जो भी होता है, ठीक है, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो भी घटना घटित होती है वह इंटरनेट के रास्ते तत्काल किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पर हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है वो इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंच ही जाती है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर मैं आपको बता चुकी हूँ। पर्सनल कंप्यूटर पीसी को बोलते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, या फिर लैपटॉप हो सकता है, आपका पाम टॉप हो सकता है। पर्सनल में ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है, टैबलेट, और यहाँ तक कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, ठीक है, आप हाथ में अपने जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन लिए हुए हैं, वो भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर आपके इसमें मोबाइल फोन में इंटरनेट है तो तत्काल आपको दुनिया में किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन तुरंत ही आप तक पहुंच जाती है, आपको मिल जाती है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क की सूचना को सुपर हाईवे कहा जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो सूचना नेटवर्क, इसे क्या कहते हैं? इसे सुपर हाईवे कहा जाता है। इंटरनेट की सुविधा जिस शहर में होती है वह शहर इस विश्व का एक भाग बन जाता है। ठीक है, जिस भी शहर में इंटरनेट की सुविधा है वो शहर भी विश्व का एक भाग बन जाता है। आज इस प्रणाली ने पूरे विश्व को अपने जाल में बांध रखा है। ठीक है, इंटरनेट ऐसी प्रणाली है जिसने पूरी दुनिया को बांध के रखा है। कंप्यूटर किसी भी सूचना को, चाहे वह शब्दों में हो या ध्वनियों में, फोटो में हो या दृश्यों में, अपनी अंकीय भाषा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चाहे सूचना किसी भी रूप में हो, चाहे ध्वनि के रूप में हो, फोटो के रूप में हो या दृश्य के रूप में हो। ठीक है, ये अंकीय भाषा में, चाहे वो अंकों के फॉर्म में हो, ये सभी तरह से परिवर्तन, चेंजेस करने में सक्षम है और इन सभी में ये कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती है। उन्हें इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है और इंटरनेट के माध्यम से इसे प्रसारित भी किया जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटरों को जोड़कर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संचार की इस प्रक्रिया ने समय और स्थान के व्यवधान को समाप्त कर दिया है। ठीक है, संचार की इस प्रक्रिया ने, जो इंटरनेट की प्रक्रिया है, संचार की इस प्रक्रिया ने समय और स्थान दोनों की रुकावटों को खत्म कर दिया है, दोनों ही व्यवधान को खत्म कर दिया है और भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया है। ठीक है, और भौगोलिक दूरियों को भी इसने मिटा दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको विदिन मिनट के अंदर या विदिन मिनट के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो मेल हो, कोई आपकी फोटो हो, कोई वॉइस हो, कुछ भी हो, वो आपको विदिन मिनट में प्रोवाइड हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसने भौगोलिक दूरी को भी मिटा दिया है। सारे विश्व को एक ग्राम का रूप मिल गया है। ठीक है, पूरा विश्व एक ग्राम की तरह बन गया है। वास्तव में यह विश्वग्राम इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, वास्तव में ये क्या है? ये जो विश्वग्राम है वो इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। अधिकतर देश इसके सदस्य हैं और सभी देश क्या हैं? इसके सदस्य हैं। करोड़ों लोग इससे उपभोक्ता हैं। ठीक है, करोड़ों लोग क्या हैं? इसके उपभोक्ता हैं। विश्व भर के शैक्षणिक, औद्योगिक, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को आपस में यह जोड़ता है। ठीक है, दुनिया भर में चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो या कोई औद्योगिक संस्थान हो या सरकारी हो, और चाहे वो गैर सरकारी हो या फिर कोई व्यक्ति हो, ये सभी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है।
विश्व भर में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली नेटवर्क प्रणालियों को एक मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से यह जोड़ने में सक्षम है। नेटवर्क की प्रणाली पर राष्ट्रीय सीमाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ जो इंटरनेट प्रणाली है इसमें ऐसी भी कोई इसकी व्यवस्था नहीं है कि ऐसे अब इसके ऊपर कोई ऐसी भी कोई रुकावट नहीं है कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी इसे बात नहीं करती हैं। विश्व भर में कहीं भी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं और उनका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका में इंटरनेट की स्थापना एक विशेष परियोजना के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, अमेरिका में इंटरनेट की जो स्थापना हुई थी वो एक विशेष परियोजना के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हमले की स्थिति में संचार का एक नेटवर्क कायम करना था। ठीक है, जब इंटरनेट की स्थापना अमेरिका में हुई तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो परमाणु हमला जो होता है, परमाणु हमले की स्थिति को संचार का एक नेटवर्क कायम करना था। ये जानकारी लेना था कि परमाणु हमले से रिलेटेड जानकारी मिल सके। किंतु अल्पावधि में ही यह इंटरनेट रक्षा अनुसंधानों से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ ही समय में जो इंटरनेट था वो इन अनुसंधानों से, जो भी रक्षा अनुसंधान थे, इनसे बाहर आ गया और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों में होने लगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि विश्व के अनेक कंप्यूटर कंपनियों ने इसके विकास और प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इसने बहुत ही उल्लेखनीय इस क्षेत्र में काम किया। ये कंप्यूटर कंपनियां हैं। इंटरनेट ने अनेक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इंटरनेट से हमें अनेकों सुविधाएं मिलती हैं, जैसे ईमेल, www, होम पेज, सूचना भंडार, खेल, बातचीत, गपबाजी, टेलनेट, FTP, आर्ची, गोफर, वेरोनिका आदि के समय में हिंदी में भी हम इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और आज के समय में हम हिंदी में भी इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। यह भी सुविधा अब उपलब्ध है। ये तो इंटरनेट की बात हुई। अब इंटरनेट पर ब्राउजिंग, आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए चाहे आप अपने डेस्कटॉप पे यूज करें, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे, कहीं भी इंटरनेट का यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई ब्राउज़र चाहिए होता है। ठीक है, ब्राउजिंग की सहायता से ही आप इंटरनेट ओपन कर सकते हैं। तो ब्राउज़र क्या होते हैं? इंटरनेट संचार के लिए एक पेंटियम, AMP प्रोसेसर सहित कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो आदि। ठीक है, पेंटियम एक प्रोसेसर होता है, पेंटियम, AMP प्रोसेसर सहित कंप्यूटर और या ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज आदि, मॉडेम, फोन लाइन, IP, इंटरनेट अकाउंट आदि की आवश्यकता होती है। मॉडेम क्या होते हैं? जो इंटरनेट को चलाने के लिए लगाए जाते थे। ठीक है, पहले तो टेलीफोन लाइन से चलते थे, अब तो छोटे छोटे आने लगे हैं। अब आप फ़ोन से भी आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन में मॉडेम का सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए उपयोग होते थे। मॉडेम का यूज क्यों होता था? मॉडेम का यूज होता था टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। यह आंतरिक मॉडेम भी हो सकता है। ठीक है, ये एक आंतरिक मॉडेम भी हो सकता है और बाह्य मॉडेम भी हो सकता है। इंटरनेट पर काम करने के लिए इसका प्रारंभ करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए मैंने बताया था आपको कोई ना कोई ब्राउज़र की जरूरत पड़ेगी। वही यहाँ कहते हैं कि इसको यूज करने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए वेब ब्राउज़र चाहिए होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में होता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर नेटस्केप, नेविगेटर, वेब ब्राउज़र, यह सॉफ्टवेयर हैं। ये सब क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जो इंटरनेट
प्रयोक्ता और इंटरनेट सिस्टम के मध्य काम करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट सिस्टम और इंटरनेट यूज करने वाले के मध्य का काम करते हैं। ब्राउजर वेब सर्वर से संपर्क स्थापित करके जानकारी के लिए अनुरोध करता है। ठीक है, ब्राउजर क्या काम करता है? ब्राउजर वेब सर्वर के साथ संपर्क स्थापित करता है और जानकारी के लिए उससे अनुरोध करता है, उससे जानकारी मांगता है और जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रयोक्ता को उसे उसके कंप्यूटर पर प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, फिर वो उस सर्वर से जानकारी लेने के बाद में आपके कंप्यूटर पर उसे आपको उपलब्ध करा देता है। साइटों पर पहुंचने के लिए www का उपयोग करना होता है। अगर आप किसी भी साइट पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले साइट का नाम लिखने से पहले आपको www लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप गूगल को ओपन करना चाहते हैं, आप क्या लिखेंगे? पहले www.google.com, इस तरह से आप यूज करेंगे। और वेब ब्राउजरों की सहायता से इंटरनेट की एक साइट से दूसरी साइट पर जाया जा सकता है। एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचने की इस प्रक्रिया को सर्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को सर्फिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने कहीं अगर किसी सुना हो कि हॉबी के रूप में भी लोग इसे यूज करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग को आजकल लोग हॉबी के रूप में भी लेने लगे हैं। ठीक है, तो एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्फिंग या फिर वेब ब्राउजिंग कहते हैं। सन 1993 में www के आविर्भाव के पहले इंटरनेट पर काम करते समय दो सर्वरों के बीच संबंध स्थापित करना कठिन काम था। ठीक है, तो 1993 में जब www का आविष्कार नहीं हुआ था तब ये बहुत ही मुश्किल काम था कि दो सर्वरों के बीच संबंध स्थापित करना कठिन होता था। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए डेविड फिलो और जेरी यंग ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने, डेविड फिलो और जेरी यंग ने इस तकनीक को लेकर आए जिसके माध्यम से इंटरनेट पर काम करते हुए सूचनाएं तुरंत प्राप्त की जा सकती थीं। ठीक है, ये ऐसी तकनीकी लेके आए कि इंटरनेट पर काम करते हुए तुरंत ही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती थीं। इसके फलस्वरूप सन 1994 में पहला सर्च इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक है, 1994 में पहला सर्च इंजन आया था जिसका आविष्कार हुआ था, जिसका नाम क्या था? याहू। क्या नाम था इसका? याहू नाम था, जो पहला सर्च इंजन है। और ये कब आया था? 1994 में आया था। ठीक है, और आपको एक और बात और ध्यान रखेंगे कि जो याहू है ये बंद हो चुका है। ठीक है, याहू अब नहीं चलता है, ये बंद हो गया है। और जो गूगल है वो भी सर्च इंजन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं, पर ये याहू जो है ये सबसे पहला सर्च इंजन था के नाम से जाना जाता था। उसके बाद कई सर्च इंजनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे सर्च इंजन आए। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, नेक्स्ट पॉइंट आपका है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न सर्वरों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है ये अलग अलग बहुत सारे संचारों के माध्यम से इसका यूज किया जाता है। वास्तव में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दो अथवा अधिक समूह अथवा अलग अलग स्थानों पर बैठे तीन या उससे अधिक व्यक्तियों को ऑडियो ग्राफिक्स, वीडियो और कंप्यूटर पद्धतियों के माध्यम से समूह संप्रेषण में शामिल करने का दो तरफा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ठीक है, सिंपल सी बात आप समझिए कि भी लॉकडाउन के टाइम में सारे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? ऑनलाइन चल रही है। अगर वो स्कूल से पढ़ रहे हैं तो जूम के माध्यम से पढ़ रहे हों या गूगल मीट के माध्यम से पढ़ रहे हों तो वहाँ पर सामने उनको सब कुछ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे टीचर भी दिखता है और वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। बच्चे भी टीचर को दिखते हैं और टीचर
और बच्चे भी टीचर को देख सकते हैं, टीचर बच्चे को देख सकते हैं। तो इसी को हम कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। पहले तो ये बहुत कम सुनने में आता था। पहले कॉन्फ्रेंसिंग का नाम लेते ही ऐसा लगता था जैसे कि कोई मीटिंग है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, बिजनेस के बारे में बात हो रही है। लेकिन आज के टाइम में कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे इंटरव्यू भी हो रहे हैं इस टाइम, और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही है। तो इसे आप समझ सकते हैं। कई लोगों के साथ अंतरक्रिया करने के लिए संप्रेषण की सुविधा देने वाले इन दो तरफा संप्रेषण कार्यक्रम में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे संचार माध्यमों का उपयोग होता है। अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति भौगोलिक दूरी होते हुए भी परस्पर विचार विमर्श कर सकते हैं। जो लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, यहाँ तक कि देश विदेश में भी बैठे हुए व्यक्ति आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आप न्यूज में सुनते होंगे या देखते होंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ कॉन्फ्रेंस की या बातचीत की, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वो इंडिया में है और दूसरा कोई किसी और देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में है, फिर भी वो आसानी से कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इसमें विद्युतीय बोर्ड, फैक्स, कंप्यूटर, ग्राफिक्स, रेडियो, उपग्रह, टेलीविजन, वीडियो आदि आधुनिक उपकरण सम्मिलित हैं। ठीक है, ऐसे किस किस चीज का प्रयोग होता है इसके लिए? विद्युतीय बोर्ड का, फैक्स का, कंप्यूटर, ग्राफिक्स और रेडियो, उपग्रह, टेलीविजन, वीडियो आदि का भी उपयोग किया जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये प्रकार आप याद रखेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार की होती है। प्रकार क्या क्या है? पहला है श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप बातचीत कर सकते हैं, आपकी आवाज को दूसरा सुन सकता है, जैसे कि आप फोन पे बात करते हैं, ठीक है, ऑडियो कॉल करते हैं, तो श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, और रेडियो सबसे अच्छा उदाहरण है श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंस। श्रव्य का श्रव्य, अगर सिंपल श्रव्य की बात आती है, श्रव्य जो है रेडियो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और जो आप ऑडियो कॉल करते हैं वो भी इसी में आती है। दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य में क्या आता है? जहाँ के आपको तस्वीरें भी दिखाई पड़ती हैं। दृश्य का उदाहरण दूरदर्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात की जा रही है, तो इसलिए वहाँ पर 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 लोग जो वीडियो कॉल वगैरह इस तरह से होगी। और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर के माध्यम से जो बातचीत होती है। तो अब विस्तार से यहाँ समझिए श्रव्य में क्या क्या आते हैं। श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में 2 तरफा श्रव्य सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अगर सिर्फ श्रव्य की बात करेंगे तब तो ये रेडियो सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन श्रव्य की बात नहीं, श्रव्य के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है, जहां 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ठीक है, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग 2 तरफा श्रव्य सुविधा होती है, जैसे कि आप फोन पे ऑडियो कॉल करते हैं, वहां पर आप किसी को फोन करते हैं, वो आपसे अपनी बात कहते हैं और आप अपनी बात कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 व्यक्ति केवल एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 2 व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे की आवाज को सुनते हैं। जबकि दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में 2 तरफा दृश्य यानी कि श्रव्य सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है? दोनों तरफा दृश्य और श्रव्य दोनों ही सुविधाएं होती हैं। आपको तस्वीर भी दिख रही है और बात भी सुनाई दे रही है, आवाज भी सुनाई दे रही है। और ये उपग्रह के अपलिंक सुविधा द्वारा संपन्न होता है। कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग में व्यक्ति का कंप्यूटर का इस्तेमाल करके 2 व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपनी अपनी सुविधा अनुसार सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। सिंपल अगर आपको श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग की बात, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात की जाए, टेली का मतलब होता है टेलीफोन,
ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है बातचीत और श्रव्य का मतलब होता है आवाज। ठीक है, तो जो आप टेलीफोन की सहायता से ऑडियो फोन करते हैं उसे श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। और दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आपको समझ में आ गई होगी। दृश्य का मतलब दिखाई देना, ठीक है, टेली का मतलब टेलीफोन और कॉन्फ्रेंसिंग मतलब बातचीत। ठीक है, तो जो आप वीडियो कॉल करते हैं वो आपका दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में आएगा। और कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब कंप्यूटर से के द्वारा अपनी विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसे पेजिंग। ठीक है, अब पेजिंग क्या होता है? पेजिंग फाइल अनिवार्यता एक फाइल नहीं है। जो पेजिंग है वो कोई एक फाइल नहीं है, इसमें हार्ड डिस्क और पार्टीशन में विभिन्न स्थानों में संग्रहित फाइलों का एक समूह हो सकता है। ठीक है, ये कोई एक फाइल नहीं है, ये हार्ड डिस्क में पार्टीशन के विभिन्न स्थानों पर एक समूह के रूप में हो सकती हैं। बहुत सारी फाइल हो सकती हैं। फाइलें सामूहिक रूप से करने के लिए पेजिंग फाइल के रूप में संदर्भित हैं। ठीक है, पेजिंग फाइल के रूप में जो फाइलों को इकट्ठा करने के लिए, फाइलों को सामूहिक रूप से करने के लिए पेजिंग फाइल के रूप में इसे संदर्भित किया गया है, बताया गया है। पेजिंग सेवा का प्रयोग 50 किलोमीटर की परिधि में किया जा सकता है। पेजिंग का जो पेजिंग सेवा है इसका उपयोग 50 किलोमीटर की दूरी में किया जा सकता है। पेजिंग प्रयोक्ता निश्चित पहुंच के दायरे में अंकों अथवा शब्दों के में संदेश या सूचना भेज सकता है। ठीक है, पेजिंग की लिमिटेशन होती है। पेजिंग उपयोगकर्ता जो है वो निश्चित पहुंच के दायरे में अंकों अथवा शब्दों के संदेश या सूचना भेज सकता है, जो पेपर की स्मृति में जमा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे जो पेपर है, पेपर की स्मृति में भी जमा हो सकती है। और पेजर प्रयोक्ता इन्हें बाद में भी पढ़ सकता है। ठीक है, पेजर का यूज करने वाले इन्हें बाद में भी उपयोग कर सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसका एक लाभ यह भी है कि पेजर प्रयोक्ता बाद में भी इसके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पेजर को जो यूज करने वाले हैं बाद में भी इससे संपर्क कर सकते हैं। इस सूचना संप्रेषण का कार्य पेजर कंपनी के माध्यम से होता है। ठीक है, इसका कार्य कैसे होता है? पेजर कंपनी के माध्यम से होता है। इस सूचना संप्रेषण का कार्य पेजर कंपनी करती है। सड़क पर, बाजार में, शहर, गांव आदि किसी भी कोने के विश्व में भी फोन धारक से फोन पर सीधे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चाहे कोई उपयोग करने वाला गांव में हो, शहर में हो, विश्व में कहीं पर भी हो, चाहे सड़क पे हो, बाजार, शहर, गांव आदि किसी भी कोने में, विश्व किसी की कोने में फोन यूज करने वाला फोन धारक, ठीक है, फोन धारक से फोन पर सीधे संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आप कहीं भी हैं और कोई भी आपसे संपर्क स्थापित कर सकता है। इस सेवा के अंतर्गत पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे सेलों में विभाजित किया जाता है। वर्तमान में इस प्रणाली में वेब अर्थात वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नामक तकनीकी को भी समायोजित कर इसे और अधिक सक्षम बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए वायरलेस का यूज करके, इसे वायरलेस प्रोटोकॉल का यूज करके इसे और भी सक्षम बनाया गया है और भी इसे अच्छा बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो पेजर की बात थी। नेक्स्ट है, अच्छा एग्जाम अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कैलकुलेटर नहीं लाएंगे, पेजर नहीं लाएंगे। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको रहते हैं। तो आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर। ठीक है, सेलुलर टेलीफोन संदेश अथवा सूचना के प्रसारण दो तरफा सेवा है। ठीक है, सेलुलर क्या है? सेलुलर भी टेलीफोन, सेलुलर जो है ये भी टेलीफोन संदेश अथवा सूचना के प्रसारण को दो तरफा करती है, दो तरफा प्रदान करने वाली सेवा है। इसमें भी संदेशों में जाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। इसमें भी संदेश को भेजने के लिए या संदेश को प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगें यूज होती हैं। भारत में सबसे पहले कोलकाता में मोदी टेलेस्टार नेटवर्क ने, तो टेलेस्टार जो नेटवर्क था इसने सबसे पहले 1995 में सेलुलर फोन की सेवा को प्रारंभ, ठीक है। तो सेल्यूलर सेवा को देने वाला सबसे पहला कौन सा था? ये कोलकाता में सबसे पहले सेल्यूलर सेवा को शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? 1995 में, ठीक है। इसका विकास फिनलैंड की नौकरियां टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट ने किया था। इसका विकास किसने किया था? इसका विकास फिनलैंड की नोकिया कंपनी ने, ठीक है। इसका विकास किसने किया था? फिनलैंड की नोकिया टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट ने किया था। ये आप याद रखेंगे कि सेल्यूलर का जो विकास था वो किसने किया था? इसका विकास किया था फिनलैंड की नोकिया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने। 27 जुलाई 1995 को मुंबई में हचिंसन मैक्स टेलीकॉम लिमिटेड ने अपनी सेलुलर फोन सेवा का प्रदर्शन किया था, ठीक है। भारत में इसका प्रदर्शन कब हुआ? 27 जुलाई 1995 में मुंबई में हुआ। और ये किस कंपनी ने किया था? हचिंसन मैक्स कंपनी ने, ठीक है। ये टेलीकॉम कंपनी थी, इसने अपना लेकर आई थी। भारतीय सेलुलर लिमिटेड ने दिल्ली में 27 सितंबर 1995 में पहली बार सेलुलर टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। और भारत के अंदर ये सेलुलर सेवा कब शुरू हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी और ये 27 सितंबर 1995 में पहली बार ये शुरू की गई थी सेवा को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ईमेल, ठीक है। ईमेल क्या होती है? ईमेल आपको पता ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इसमें, ठीक है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को संदेश भेज सकता है, ठीक है। इसकी सहायता से जो कंप्यूटर यूज करने वाला है अपने कंप्यूटर से दूसरा जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसे संदेश भेज सकता है। और दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान है कंप्यूटर यूज करने वाला, उसे संदेश को भेजा जा सकता है। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए हम किसी से भी उसी तरह पत्र व्यवहार कर सकते हैं जैसे हम फोन कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे आप फोन पे बात करते हैं वैसे ईमेल के थ्रू आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेलीफोन से अलग ईमेल में हम संदेश को संरक्षित करके रख भी सकते हैं। ईमेल में आप जो भी ईमेल करेंगे वो संदेश आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। वो कहीं भी डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से ना करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप समझ लेना यहाँ तक, यहीं तक आप लिख दोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और शब्द संसाधन दस्तावेज या इमेजों की तरह दूसरों को फाइलें भी भेजी जा सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेटर ही भेज सकते हैं, थोड़ा बहुत आप फाइलें भेज सकते हैं, कोई फोटो भेज सकते हैं, ग्राफ को मेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप मेल कर सकते हैं, पूरा PDF भेज सकते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन सेवा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है सैटेलाइट फोन सेवा, ठीक है। पेजिंग एवं सेलुलर फोन सेवा के अतिरिक्त सैटेलाइट फोन भी एक अनुपम प्रणाली है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पेजिंग के बारे में पढ़ा था, सेलुलर फोन के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से सैटेलाइट सेवा भी है। वास्तव में उपग्रह आधारित फोन सेवा पेज और मोबाइल फोन सब पर उन्नत होती है, ठीक है। ये जो आपकी ये जो सेवा है सैटेलाइट सेवा है, ये एक उपग्रह आधारित सेवा है जो फोन सेवा पेज और मोबाइल फोन सेवा पर उपलब्ध होती है। इसकी तुलना में सैटेलाइट फोन सेवा का आधार काफी विस्तृत और व्यापक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, ठीक है, या बाकी जो अभी हमने पढ़ी थी टेक्निक्स उनकी बात करें तो उन सब की उपेक्षा की तुलना में जो सैटेलाइट सेवा है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। इसके व्यापक माध्यम से प्रयोक्ता विश्व के किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर तुरंत संपर्क स्थापित कर
सकता है। ठीक है, सैटेलाइट के उपयोग से हम दुनिया में कहीं किसी भी दो कोने से तुरंत हम संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। सैटेलाइट फ़ोन सेवा की यह विशेषता है कि इसकी एक ही हैंडसेट के द्वारा फ़ोन के अतिरिक्त फैक्स, पेजिंग सेवा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सैटेलाइट का उपयोग करके आप फ़ोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमने फैक्स, पेजिंग जो पढ़ी थी, इन सब का उपयोग भी हम सैटेलाइट के इस्तेमाल से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फैक्स। ठीक है, फैक्स मशीन का बहुत उपयोग पहले होता था। तो फैक्स मशीन को टेलीफैक्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फैक्स मशीन को टेलीफैक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से हम हूबहू पाठ्य सामग्री, छायाचित्रों तथा चित्रों आदि को संप्रेषित तथा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फैक्स के माध्यम से जैसे जिस तरह से आपका फोटोकॉपी होता है, ठीक है, उसी तरह से पहले फैक्स के माध्यम से वैसी की वैसी जो जानकारी थी उसे हम कहीं भी फैक्स कर सकते थे, पहुंचा सकते थे। क्योंकि यह प्रौद्योगिकी दूरभाषा नेटवर्क है, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये प्रौद्योगिकी दूरभाषा नेटवर्क का प्रयोग करती है। ये किसका उपयोग करती है? प्रौद्योगिकी दूरभाषा नेटवर्क का यूज करती है। अतः मुद्रित दस्तावेजों को नेटवर्क में विद्यमान किसी भी दूरस्थ फैक्स मशीन को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ अगर आपके पास फैक्स मशीन है और आप जहाँ भेज रहे हैं उनके पास फैक्स मशीन है तो आप उसे भेज सकते हैं। यद्यपि इंटरनेट आधारित दूरसंचार वर्तमान समय में लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि जो इंटरनेट का अब यूज है, इंटरनेट का यूज अब आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। तथापि आज भी कार्यालयों में अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संप्रेषित करने हेतु फैक्स मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज भी जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उन्हें भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? फैक्स मशीन का यूज होता है। ठीक है, फैक्स अल्प समय में ही काफी लोकप्रिय प्रणाली हो गई थी। ठीक है, फैक्स प्रणाली जो थी इसे बहुत थोड़े समय में ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी। इस प्रणाली का प्रयोग दस्तावेजों को भेजने के लिए होता है। ठीक है, इस प्रणाली का उपयोग क्यों होता है? दस्तावेजों को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये आपका 31 चैप्टर था, 31 चैप्टर था, जो ये चैप्टर यहाँ आपका फिनिश होता है। आप अच्छे से अपने एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, बाकी की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।